नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब तक मयूर भी आकाश गुलेरिया को अपने साथ वो यहाँ पर कॉलेज में चलने के लिए कन्विंस कर लेता है। इधर अब तक रोहित मारवा भी कॉलेज में पहुंच जाता है। रोहित मारवा ने यहाँ पर अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था। जैसे ही प्रिंसिपल अब इंस्पेक्टर अब्बास को कहते हैं कि प्लीज आप एक बार इन्हें चेक कर लीजिए, तभी वो इंस्पेक्टर अब्बास जब उसे कहते हैं कि आप मेरे साथ आइए और पहले अपना मास्क उतार कर दिखाइए। तभी रोहित जैसे ही शोर शब्द बोलते हैं तभी इंस्पेक्टर अब्बास उनकी आवाज से ही उन्हें पहचान जाते हैं कि ये तो मिस्टर रोहित मारवा हैं। इसलिए वो ज्यादा कुछ ना कहते हुए उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी अब वहां पर आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया वो दोनों भी आ जाते हैं। उन दोनों को रोकते हुए अब इंस्पेक्टर अब्बास कहता है कि प्लीज क्या आप अपना मास्क हटा सकते हैं। उन दोनों के यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब मयूर गुलेरिया और आकाश गुलेरिया दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। उसके बाद अब जैसे ही वो एक साइड जाकर अपना मास्क हटाते हैं तब अब अब्बास उन्हें कहता है आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी मयूर बात को टालते हुए कहता है कि उन्हें यहाँ कॉलेज की परफॉर्मेंस देखनी थी इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब आकाश कहता है कि आप यहाँ पर जॉब क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर रानी साहिबा ने आपको ऐसे देख लिया तो आपके साथ तो मेरी भी शामत आ जाएगी। आकाश की ये बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं डोंट वरी मिस्टर गुलेरिया, वैसे भी यहाँ पर आज हमारा लास्ट डे है। मेरे ख्याल से अब आपको जाना चाहिए इससे पहले कि किसी को भी आपके ऊपर किसी भी तरह का शक हो जाए। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही तो अब आकाश और मयूर गुलेरिया दोनों ही अब जल्दी से अपने चेहरे पर अपने मास्क को दोबारा से फिर से पहन लेते हैं और इतना कहने के बाद अब वो वहाँ कॉलेज के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ भी किसी भी हाल में कवीना अलीशा की सिक्योरिटी करनी ही करनी थी, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया था कि वो उसकी बहन है। और अब वो आकर सीधा ही पीछे की सीट पर बैठ जाते हैं ताकि वो पीछे बैठकर यहाँ पर हर एक चीज की एक्टिविटी पर नजर रख सके। वहाँ पीछे बैठकर अब मयूर आकाश के कान में कहता है भाई क्या लगता है, क्या रानी साहिबा हमारी बहन बनकर रहेगी। तुम्हें क्या लगता है। तू सोच जब सिद्धार्थ को कवीना अलीशा के बारे में ये सब पता चलेगा कि हमारी एक बहन और भी है जो कि तुम्हारी जुड़वा है, तो सोचो वो कितना ही खुश होगा जब उसे अपनी एक और बहन के बारे में पता चलेगा। अरे वो कितना खुश होगा ना, सोच के ही देखो कि हमारी एक और बहन है, क्योंकि हम तो कितने ही सालों से बहन के लिए तरसे थे। भले ही करण अंकल ने व्योमा को गोद लिया था लेकिन सच में वो कभी हमारी बहन बन ही नहीं पाई। हम कितना ही एक अच्छी बहन के लिए तरसते रहे थे, लेकिन देखो जब भगवान ने हमारी सुनी तो हमें एक नहीं बल्कि हमें दो बहन मिली। एक कनिका के रूप में जो कि हमारे पूरे ही परिवार की सारी ही टेंशनों को चुटकी बजाते ही खत्म कर देती है, क्योंकि गुलेरिया परिवार पर आने वाली किसी भी मुसीबत के लिए अनिका पहले से ही लड़ने के लिए तैयार रहती है। और एक हमारी कवीना अलीशा जो कि देखो ना यहाँ पर पूरे ही पेरिस की कवीन है, हमारे लिए तो कितने ही प्राउड की बात है। तुझे याद ही होगा ना जब अनिका हमारी बहन बनकर जब पहली बार गुलेरिया हाउस में आई थी और तब हमें पता था कि वो जल्द ही रोहित मारवा के साथ शादी करके चली जाएगी। उस समय हम कितने ही दुखी हुए थे, क्योंकि हमें तभी के तभी ये खुशी मिली थी कि अब हमारी बहन हमारे साथ रहेगी। लेकिन जल्द ही वो बस शादी करके मारवा हाउस जाने वाली थी। सच में आकाश मैं बता नहीं सकता, उस दिन मुझे बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि सच में एक बहन के लिए तो मैं भी कितने ही समय से तरस रहा था।
लेकिन अनिका को देखकर मुझे एक उम्मीद मिली थी कि मुझे एक बहन मिल गई। मैं उस खुशी को सच में बता नहीं सकता कितना खुश था। लेकिन हाँ, खुश मैं अब भी हूँ, भले ही अनिका मारवा हाउस क्यों न चली गई थी, क्योंकि अनिका ने एक बहन के पूरे ही फर्ज निभाए हैं। मयूर की ये बातें सुनकर अब आकाश भी इमोशनल तो हो जाता है। अब वो कहता है कि तुम ना यहाँ पे बैठकर मुझे भी इमोशनल कर रहे हो, इसलिए मयूर अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। आकाश की ये बात सुनकर अब मयूर थोड़ा सा शांत होता है। अब आकाश फिर से कहता है, मयूर तुम्हें अभी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, क्योंकि एक बार कभी नालिशा को पता तो चलने दो, और उसके बाद हमें उसे वक्त भी तो देना होगा, क्योंकि जब तक कभी नालिशा खुद श्योर नहीं हो जाती तब तक हमें किसी भी चीज के लिए इतना बेसब्र नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारी बहन है या नहीं, क्योंकि अभी ये बात कभी नालिशा के ऊपर है। और अगर ये बात पूरी सच भी होती है उनकी नज़रों में, तो भी हम उन्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। उन्हें उनका पूरा वक्त हमें देना चाहिए, ताकि वो अपने नए रिश्तों को अब अच्छी तरह से सब अपना सके, उन्हें अपनी तरह से अपना समझ के उन्हें अपनाए, ना कि वो किसी प्रेशर में आकर। और वैसे भी हमारी ये बहन एक राज्य की रानी है, इसलिए हमें अगर वो हमारे साथ जाएगी तो उसके उस काम काज में अड़चन आ सकती है, क्योंकि अब हमारी बहन सिर्फ हमारी बहन नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर पेरिस की एक रानी है। इसलिए ये सब इतना इजी नहीं होने वाला है जितना तुम यहाँ पर अपनी खुशियों को अभी से ही गिनने लगे हो। ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हमारे लिए शायद ये अच्छा हो, लेकिन कवि नालिशा के लिए शायद ये इतना इजी नहीं होने वाला। आकाश की ये बातें तो मयूर गुलेरिया भी अच्छी तरह से समझ भी रहा था और देख भी पा रहा था, लेकिन उसे तो बस अभी खुशी थी ये कि हाँ, अब उसकी दो बहनें हैं। इसलिए अब आकाश गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब मयूर ने कहा कि आकाश, तुम्हें क्या लगता है, तो हमें राजीव चाचा से इसके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से हमें आलिशा की मदद करनी चाहिए। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि अगर वो दमयंती देवी राजीव चाचा की वाइफ है तो उसने तुझे, मुझे और अनिका को किडनैप क्यों किया था, क्योंकि मुझे तो अभी तक ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ये सब चल क्या रहा है। जितना हम राजीव चाचा के बारे में जानते हैं, सच में अगर वो उसकी वाइफ है तो फिर उसने हम सबको किडनैप क्यों किया? ये सब क्या खिचड़ी पक रही है? मयूर की ये बात सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है, ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बस एक बार राजीव चाचा से फोन पर बात करने के लिए मैसेज करके उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बात तो उनसे मैं इसके बारे में मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन हम उसे सीधे कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम उसके पास एक रिक्वेस्ट भेजेंगे मैसेज से, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं है कि अभी वो कहाँ है और वो हमारे से बात कर भी सकते हैं या नहीं। आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब मयूर कहता है, वैसे तुझे क्या लगता है, अब तक करण अंकल हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठे होंगे ना? क्योंकि जितना मैं करण अंकल को जानता हूँ और जितना मैं उन्हें समझता हूँ, तो इस बात को सुनकर तो वो भी ऐसे ही आराम से भगवान भरोसे छोड़कर तो नहीं बैठे होंगे, और उन्होंने भी इस चीज के लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचा ही होगा। उन्होंने भी अब तक पूरी ही प्लानिंग कर ली होगी, क्योंकि गुलेरिया परिवार के लिए करण अंकल ने न जाने ही कितनी ही ऐसी कुर्बानियां दी हैं, कितनी ही ऐसी प्लानिंग की होगी। और यहाँ तो बात अब कवि नालिशा की बेटी लतिका की है, और जब उन्हें पता ही है कि अब कवि नालिशा हमारी बहन है, तो फिर तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, चाहे फिर वो राजीव चाचा और वो दमयंती ही क्यों ना हो। यहाँ मयूर और आकाश अब आसपास में ही बात कर रहे थे कि तभी अब दोनों के कानों में वहां पर अब फिर एक एंकर की आवाज आती है, जो कि स्टेज पर अभी भी अनाउंसमेंट कर रहा था। एंकर कहता है जैसे कि चलिए अब बारी है हमारे नेक्स्ट परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये दोनों आपस में अपनी बातें कर रहे थे और उधर एंकर स्टेज पर अपनी अलग अलग परफॉर्मर को वहां पर परफॉर्मेंस के लिए बुला रहा था।
इसलिए वो अगली परफॉर्मेंस को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि अब हमारे स्टूडेंट ने कुछ परफॉर्मेंस को प्रिपेयर किया है, इसलिए अब वो आप सबके सामने उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। कुछ ही देर में अब फंक्शन पूरी तरह से शुरू हो जाता है। एक के बाद एक परफॉर्मेंस वहाँ पर होती ही जा रही थी। सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए उन्हें हर एक परफॉर्मेंस को बहुत ही इंजॉय कर रहे थे और हर एक परफॉर्मेंस के बाद वहाँ पर एंकर भी अब कॉलेज की तारीफ कर रहा था। माहौल यहाँ पर बहुत ही अच्छा था, सब काफी इंजॉय कर रहे थे और साथ के साथ उसके अचीवमेंट के बारे में भी अब वो एंकर सभी को बता रहा था। वो हर एक चीज वहां पर उन लोगों के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा था। अब एंकर अनाउंसमेंट करता है, नाउ गाइज बी रेडी फॉर अवर ब्यूटीफुल लव स्टोरी रोमियो एंड जूलियट, which is presented by our college professor Mr. Calvin De Silva and Miss Arya Murthy। एंकर की अनाउंसमेंट सुनते ही तो अब रोहित भी एकदम से ही अलर्ट में आ जाता है, क्योंकि रोहित को ये तो पता था कि अनिका ने किसी चीज में परफॉर्म किया है, लेकिन अब वो यहाँ पर कैल्विन का नाम सुनकर अब वो एकदम से अपनी अलर्ट की पोजीशन पर बैठ जाता है, क्योंकि उसके कानों में अब कैल्विन और आर्या मूर्ति दोनों का ही नाम एकदम से गूंजने लगा था। उसे ये तो पता था कि अनिका का परफॉर्मेंस है, लेकिन वो कैल्विन के साथ है उसे अभी ये नहीं पता था। और क्योंकि अभी एंकर ने जो कहा कि ये एक लव स्टोरी के ऊपर है, तो अब उसे इसके बारे में तो पता ही नहीं था, इसलिए इस लव स्टोरी का नाम सुनते ही अब वो ये सब सोचकर तो अब उसका खून ही खोलने लगा था। उसे अब बहू कैल्विन के ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अब खुद को कंट्रोल करते हुए अपना पूरा का पूरा फोकस अभी सामने स्टेज पर ही रखा। कुछ ही देर में अब यहाँ पर स्टेज पर अनिका और कैल्विन का डांस परफॉर्मेंस अब वहाँ पर शुरू हो जाता है, क्योंकि एंकर के अनाउंस करते ही अब वहाँ पर कैल्विन और अनिका दोनों ही वहां पर आ जाते हैं और दोनों ही यहाँ पर इस लव स्टोरी में एक डांस कर रहे थे। वो अपने प्ले के हर एक पार्ट को बखूबी निभा रहे थे, क्योंकि जितना टैलेंट यहाँ पर अनिका का था उतना ही उस टैलेंट को मैच करते हुए कैल्विन ने भी बहुत ही तैयारियां की हुई थी। दोनों का परफॉर्मेंस एकदम बेस्ट जोड़ी की तरह ऑडियंस के सामने आ रहा था। उन दोनों को ऐसे करता हुआ देखकर तो अब ऑडियंस को तो यही लग रहा था कि वो रोमियो और जूलियट को साक्षात सामने देख रहे हैं, क्योंकि उन दोनों को देखकर उन्हें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बस इन दोनों का प्ले कर रहे हैं। और फिर सभी अब उस कहानी में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता समय का। वहीं जहां पर ऑडियंस इन दोनों को इतना प्यार दे रही थी, इन दोनों के इस प्ले में इतना इन्वॉल्व हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित अपनी जेलसी को मुश्किल से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अनिका के पास कैल्विन को देखकर और उसके जस्ट नाम को सुनने से ही वो तो रोहित को ही पता था कि उसने अपने आप को कैसे कंट्रोल कर रखा हुआ था। हालांकि ऐसा नहीं था कि रोहित को अनिका के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। रोहित को अनिका के ऊपर पूरा भरोसा था, खुद से भी ज्यादा भरोसा था। इवन रोहित अनिका से प्यार ही इतना करता था कि उस प्यार की वजह से ही शायद उसे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि शायद वो अनिका के साथ किसी और को देख भी नहीं सकता था, देखना तो दूर वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो अब अपने मन में ही यही सोच रहा था कि क्या इस कैल्विन को अपनी जिंदगी सच में प्यारी नहीं है। क्या लगता है ये शायद भूल गया है जो इसे पिछली बार पनिशमेंट मिली थी। मुझे लगता है वो पनिशमेंट इसके लिए कम ही थी, क्योंकि इसे वो पनिशमेंट थोड़ी सी और ज्यादा देनी थी, जिससे शायद ये मेरी अनिका के पास कभी जाने की सोचता ही नहीं। यहाँ पर रोहित मारवा अभी अपने ख्यालों में यही कहता है कि जो मैंने उस समय उसके साथ किया था वो बहुत ही कम था। कुछ देर के बाद अब कैल्विन और अनिका इन दोनों का ही प्ले खत्म हो जाता है और सभी ऑडियंस अब तालियां बजाने लगती हैं, क्योंकि सच में इन दोनों की परफॉर्मेंस इतनी बेस्ट थी कि वहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स अपने हाथों से क्लैपिंग करने से रोक नहीं पा रहा था। कि तभी अब एंकर की वहां पर एक जोर से आवाज आती है, वाओ व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस, आई एम फैन ऑफ योर्स। सच में ये तो बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी, यू गाइज आर रॉक, आप लोगों ने कमाल कर दिया। कैल्विन और अनिका
अब उसकी इतनी अपने खुद के दोनों के लिए इतनी बड़ाई सुनकर अब वे उसे थैंक यू बोलकर वापिस वहां से स्टेज से चले जाते हैं। और यहाँ पर अभी उन दोनों के वहां स्टेज से उतरने के बाद अब कॉलेज का फिर से नेक्स्ट परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। यहाँ रोहित अभी भी अपनी जगह से उठकर अब सीधा ही जैसे ही उसे कैल्विन और अनिका जाते हुए दिखे तो अब वो कैल्विन के पीछे जाने लगता है। तो यहाँ पर अब एंकर कवि नालिशा से कहता है, रानी साहिबा अब प्लीज आप यहाँ पर आकर कुछ कहिए, हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि ये कॉलेज में रानी साहिबा का क्या रोल था वो तो सब किसी को ना बताने की जरूरत थी और ना ही कहने की। इसलिए एज ए होस्ट, एज ए गेस्ट या एज ए ओनर वो अब कवि नालिशा से कहते हैं कि अब आप कॉलेज के लिए कुछ शब्द कहिए। एंकर की ये बात सुनकर अब कवि नालिशा भी अब अपनी जगह पर खड़ी होती हैं और अब वो अपनी जगह से खड़े होकर अब वो स्टेज पर जाकर अपनी बातें कहना शुरू कर देती हैं। क्योंकि कवि नालिशा ने तो यहाँ इस कॉलेज के लिए हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने कॉलेज के लिए अच्छे से अपनी स्पीच को तैयार किया था। कवि नालिशा वहाँ पर सभी ही परफॉर्मेंस को बहुत ही प्रोत्साहन देती है, उनके लिए बहुत ही बधाइयाँ देती हैं। यहाँ मयूर गुलेरिया भी अपने फोन निकालकर अब कवि नालिशा की वो वीडियो बनाने लगता है। जब कवि नालिशा बड़े ही अच्छी तरह से जब वहाँ पर अपना उस स्पीच को बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अभी रोहित भी कैल्विन को ही ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब तक फूड काउंटर पर भूमिका अब निखिल से नाराज हो जाती है। तो यहाँ निखिल अभी उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भूमिका और निखिल के बीच अभी ये नोकझोंक चलती ही है। अब निखिल उसे मनाते हुए कहता है, अरे यार इतनी खूबसूरत लव स्टोरी अभी चल ही रही थी और तुम यहाँ पर मुंह फुलाकर बैठी हो भूमिका, क्या है यार ये सब। निखिल की ये बात सुनकर भूमिका कहती है, यही तो प्रॉब्लम है, क्वालिटी नहीं है निखिल तुम्हारे अंदर रोमियो की। अब भूमिका की ये बात सुनते ही अब निखिल कहता है, तुम्हारे अंदर कौन सी जूलियट की क्वालिटी है भूमिका, हाँ बताओ मुझे, बताओ ना। अगर मेरे अंदर रोमियो वाली कोई भी क्वालिटी नहीं है तो तुम्हारे अंदर क्या है। ये सुनते ही अब भूमिका गुस्से में आती और वो कहती है कि तुम चलो पहले घर, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है और क्या नहीं। क्योंकि तुम बस इसी चीज का फायदा उठा रहे हो ना कि अब मैं यहाँ पर कॉलेज में ना तुम्हें कुछ कह सकती हूँ ना ही कर सकती हूँ। इसलिए बस एक बार तुम पहले चलो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा मेरी सारी ही क्वालिटी का। वहाँ दूसरी तरफ अब तक रोहित कैल्विन को ढूंढ चुका था, क्योंकि अब उसे कैल्विन दिखाई देता है और वो धीरे धीरे अब अपने कदमों को उसकी तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही अब रोहित उसकी तरफ अटैक करने ही वाला था कि तभी अब रोहित की नजर उसके फोन पर गई तो उसने देखा कि ये कैल्विन तो मोनिशा की फोटो को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। क्योंकि कैल्विन वहां पर वो प्ले करने के बाद अभी भी अपने हाथ को हाथ में अपने फोन को लेकर वो अभी उसमें मोनिशा की फोटो को जो उसके फोन में उसने पहले ही कभी खींच ली थी उसको बड़े ही प्यार से देख रहा था। ऐसे देख रहा था जैसे शायद आज वो मोनिशा को बहुत ही मिस कर रहा हो। या कैल्विन को ऐसे देखता हुआ देखकर तो अब रोहित अभी यही सोच रहा था, इससे पहले कि अभी अनिका यहाँ आ जाए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी ये कैल्विन तो अभी मुझे वैसे ही बड़ा ही सैड दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये मोनिशा से बहुत ही प्यार करता हो। लेकिन अभी तो ये खुद ही इतना इमोशनल है। लेकिन हाँ, मैं इस कैल्विन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लाइफ टाइम इसे ये याद रहेगा कि रोहित मारवा कौन है, क्योंकि इसने अनिका के साथ परफॉर्मेंस करने की सोची भी कैसे। अब यही सब सोचते ही रोहित अब वहां से निकलकर अब दूसरी तरफ जाने लगता है। रोहित अब यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अभी आकाश अपने फोन को निकालकर अब एक साइड जाकर अब वो राजीव चाचा का नंबर निकालकर अब उन्हें एक मैसेज टाइप करता है जिसमें अब आकाश लिखता है, राजीव चाचा आप इस वक्त कहाँ हैं? अगर आप फ्री हो तो क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? ये मैसेज टाइप करते हुए अब आकाश उस मैसेज को राजीव गुलेरिया के उस नंबर पर सेंड कर देता है।
यहाँ कॉलेज में अब तक सारा ही फंक्शन पूरा हो गया था। आज का ये फाउंडेशन डे पर ये फंक्शन बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा जैसा कि इन्होंने कल के लिए इसे सोचा था। लेकिन कल दुश्मनों की इतनी ऐसी प्लानिंग की वजह से वो कल नहीं हो पाया, लेकिन आज ये पूरी तरह से पूरा हो गया था, और वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसलिए सभी अब अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। इधर यहाँ पर लतिका अब ये सब कुछ देखकर बोर हो रही थी। लतिका को इस तरह से बोर होता हुआ देखकर अब बड़ी रानी समझ जाती है कि लतिका अब यहाँ पर बोर हो रही है। इसलिए बड़ी रानी अब उससे कहती है, बस बेटा थोड़ी ही देर और फिर हम घर चले जाएंगे, तब तक आओ अपनी फेवरेट पेस्ट्री खा लीजिए। ये कहते हुए बड़ी रानी प्रिंसेस लतिका को लेकर अब उस फूड सेक्शन की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में उधर प्रिंसिपल सर क्लोजिंग स्पीच देना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद फंक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है और फिर प्रिंसिपल सर भी एक एक करके सभी को सी ऑफ करते हैं, क्योंकि वहां पर राजमहल के जितने भी वीआईपी गेस्ट थे, खुद कवीना लिशा थी और जितने भी यहाँ पर मेहमान आए थे, अब प्रिंसिपल सर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझते हुए उन्हें अच्छी तरह से कॉलेज से विदा करते हैं। साथ के साथ वो सभी को उनका रिटर्न गिफ्ट भी देते हैं। कुछ ही देर में अब वहां पर सभी जाने लगते हैं। कवीना लिशा के जाते ही अब मयूर और आकाश भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। यहाँ मोनिशा अभी भी अनिका को गले लगाते हुए कहती है, आई एम वेटिंग फॉर यू आर्या। सच में आर्या, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। आई होप यू विल कम इन माई मैरिज। आर्या प्लीज प्रॉमिस करो कि तुम मेरी शादी में जरूर आओगी। वैसे मुझे ये तुमसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो और फिर एक फ्रेंड की शादी में आना तो तुम्हारा फर्ज है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ। मोनिशा की ये बात सुनकर अब अनिका मोनिशा से कहती है, देखो मोनिशा, मैं कोशिश करूंगी तुम्हारी शादी में आने की, बट मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं उस समय पर, इसलिए मैं अभी कुछ प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी। अनिका की ये बात सुनकर अब मोनिशा कहती है, देखो आर्या, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, यू हैव टू कम। और हाँ, मैंने तुम्हारे नंबर पर डिजिटल कार्ड को भी सेंड कर दिया है, ताकि तुम्हें ये कोई कार्ड के ऊपर बहाना भी ना मिले। और देखो क्या पता शायद हमारे एचओडी मिस्टर रोहित मारवा भी मेरी मैरिज में आ जाएं, क्योंकि उन्हें भी मैं वो कार्ड भेज चुकी हूँ। ऐसे ही अब बात करते करते वो दोनों भी अभी अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी राजीव गुलेरिया अब अपने फोन में राजीव गुलेरिया अभी अपने पैलेस में बैठा हुआ था। राजीव गुलेरिया ने जब अपना फोन देखा तो उसने देखा कि आज उसके फोन पर आकाश का मैसेज आया हुआ है। आकाश के मैसेज को देखकर एक पल के लिए तो राजीव को हैरानी हुई कि आखिर आकाश ने उसे क्यों मैसेज किया है, कहीं उसे सच के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन राजीव भी खुद आकाश से बात करना चाहता था, लेकिन उसकी खुद हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आकाश से क्या ही बात करेगा, क्योंकि उसे अब अपने किए पर बहुत ही पश्चाताप हो रहा था कि जब आकाश छोटा था तो राजीव का उसके साथ कैसा व्यवहार था। इन्हीं सभी ख्यालों को सोचते हुए अब राजीव गुलेरिया अपने फोन में अब आकाश के उस मैसेज को निकालता है और अब उसे पढ़ना शुरू कर देता है। उस मैसेज को पूरी तरह से पढ़कर अब वो हैरान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर आकाश को उससे क्या ही बात करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे सच में उस बात के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि अब राजीव यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जब राजीव गुलेरिया वहां रेस्टोरेंट में अंजलि को किसे मिलने के लिए गया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकाश ने उस रेस्टोरेंट में मुझे अंजलि के साथ देख लिया हो। कहीं सच में ऐसा तो नहीं है ना? क्या बात करनी होगी इसे मुझसे, और मैं क्या बात करूंगा इससे? इतने साल तक तो वो मेरे सामने था, मैं उसे हमेशा ही इग्नोर करता रहा था। अब मैं क्या ही बात करूंगा उसे, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हालांकि एक बाप होने के नाते, क्योंकि जब से मुझे पता चला है वो मेरा बेटा है, मेरा भी बहुत मन कर रहा है उसकी एक आवाज सुनने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर मैं उससे कौन से शब्द बोलूंगा, क्या ही बात करूंगा इससे पहले कि
राजीव अभी कुछ भी सोच पाता कि तभी उसके फोन पर अब करण गुलेरिया का भी एक मैसेज आया था। अब साथ के साथ अब करण गुलेरिया के मैसेज को देखकर अब और भी हैरान हो जाता है। लेकिन जब वो उस मैसेज को खोल कर देखता है तो उसमें करण गुलेरिया ने उसमें लिखा था, मुबारक हो भाई, मुझे तुमने बताया भी नहीं तुमने दमयंती देवी से शादी कर ली है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी बीवी भी अब शायद तुम्हारे जैसे ही है। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे इस बात के बारे में तो बात करनी ही नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा अब मैं तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ। इसलिए छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जब तुम फ्री हो तो प्लीज मुझे कॉल करना। ये मैसेज पढ़ते हुए ही अब राजीव को अब एक दूसरा झटका लगता है, क्योंकि अभी अभी उसे आकाश गुलेरिया का मैसेज आया था, जिसके बारे में वो अभी किसी कंक्लूजन तक पहुंचा ही नहीं था कि आखिर वो उससे क्या बात करेगा। और अब साथ के साथ उसे करण गुलेरिया का भी मैसेज आ गया था उससे बात करने के लिए। इसलिए अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर पहले आकाश का और अब करण का क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। इससे पहले कि राजीव ये सोचे कि तभी अब वो किसी और के मैसेज का अब वो किसी के भी मैसेज का जवाब दे, उसी वक्त अब उसके फोन पर अब अंजलि का ही फोन आने लगता है, क्योंकि पहले आकाश का मैसेज, फिर करण का मैसेज और अब की बार तो सीधा अंजलि का कॉल ही आ जाता है। अंजलि की फोन कॉल को देखकर तो अब राजीव गुलेरिया का दिमाग अब पूरी तरह से ही खराब हो जाता है। उसे समझ में नहीं, पहले आकाश से ही उसे समझ नहीं आ रहा था, फिर करण से और अब अंजलि से। अब तो उसका दिमाग ऐसे हो गया था जैसे अब वो सोचने समझने की क्षमता शायद अब उसमें बची ही नहीं है। अब वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा था। इसलिए जब उसे लगा कि अब उसका दिमाग शायद उसका साथ नहीं दे पा रहा है, तो अब उसने अब अंजलि के फोन को उठाने की ही सोचता है। और अब वो बिना देर किए अब जल्दी से अब वो अंजलि के फोन को उठाता है। अंजलि का फोन उठाने के बाद अब इधर से राजीव कहता है, बोलो अंजलि, क्यों फोन किया है तुमने मुझे। अब राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही अब अंजलि कहती है कि राजीव, शादी मुबारक हो। राजीव, अच्छा लगा सुनकर के तुमने दमयंती देवी से शादी कर ली है। अंजलि के मुंह से ये सुनते ही अब राजीव कहता है कि तो क्या तुम मुझे कांग्रेचुलेशन कहने के लिए ही तुमने फोन किया है। अब ये सुनते ही अब अंजलि फिर से कहती है कि अरे नहीं, मुझे बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तुमने और दमयंती देवी ने जो लतिका की कस्टडी के लिए आलिशा को जो एप्लीकेशन दी है, प्लीज प्लीज उसे कैंसिल कर दो। प्लीज मेरे लिए उसे कैंसिल कर दो। देखो, तुमने मुझे मेरे बच्चों के बारे में बताया है, इसके लिए तो फिर तुम्हें बहुत मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज राजीव, उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगे। ये कहते हुए ही अब अंजलि अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है, क्योंकि इसके बाद अंजलि अब राजीव गुलेरिया की कोई भी बात नहीं सुनती। इससे पहले राजीव उसे कुछ भी कहता या कुछ भी बात को क्लियर करता, इससे पहले अंजलि फोन को डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। और यहाँ राजीव को देखकर तो अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक जोर का झटका लगा हो। आज उसके साथ क्या हो रहा था उसे भी समझ नहीं आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसके सारे ही ग्रह उसके ऊपर उल्टे पड़ रहे हो। वहीं दूसरी तरफ अब आयशा मारवा भी देखती है कि पता नहीं ये किसकी डायरी है जो कि रोहित ने उसे दी है, क्योंकि अभी तक आयशा मारवा बस उन डायरीज को बाहर से ही देख रही थी, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये किसकी हैं और रोहित ने उसे आखिर क्यों दी है, क्योंकि उन डायरीज को तो उसने पहले देखा ही नहीं था। अब वो डायरी को उठाकर अब आयशा मारवा जब उसका पहला पेज खोलती है और देखती है तो उन्हें उसमें उसके पहले पेज पर ही अब उसे अपना नाम दिखाई देता है। और अब वो फिर जब उसका दूसरा पेज पलटती है तब उसमें जो नाम लिखा था उसे देखकर तो अब आयशा मारवा की धड़कन एकदम से ही तेज हो गई थी और उसके मुंह से अब सीधे ही निकल गया धनंजय। ये नाम देखकर तो अब वो यही सोच रही थी कि जिस नाम को मैंने अपने सीने में दफन कर दिया था, आज वो अचानक से मेरे सामने कैसे आ गया। अरे इसके बारे में तो मैंने न जाने कितनी ही बातें अपने सीने में दफन की है, किसी को शायद कुछ पता भी है या नहीं। उस डायरी को अब अपने हाथ में लेकर अब आयशा मारवा अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और फिर अब वो अपने टेबल पर रखे हुए एक पानी के गिलास को उठाकर एक सांस में ही पूरा का पूरा पानी पी जाती है, क्योंकि अगर कोई भी समय आयशा मारवा को देखता तो उसे यही लगता कि जैसे इन डायरीज को देखकर वो बहुत ही घबरा गई हो, शायद उन्हें
उसे किसी चीज का कोई डर हो या शायद कोई ऐसा राज हो जो शायद जिसके बारे में सोचकर अब वो डर गई थी। अब वो यही सोचती है कि आखिर ये धनंजय की डायरी रोहित के पास कैसे आ गई, क्योंकि रोहित ने तो खुद धनंजय की ये डायरी आयशा मारवा को दी है। तो अगर रोहित ने रोहित के हाथ ये डायरी कहाँ से आई और रोहित के पास कौन इन्हें लेकर आया होगा? क्या बड़ी रानी ने? क्या ऐसा तो नहीं है कि बड़ी रानी ने ही उसे धनंजय की ये डायरियां पकड़ाई हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन डायरियों के साथ साथ कहीं रोहित को अपने पिता का सच रोहित भी जान गया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो शायद ठीक नहीं होगा। आयशा मारवा भी यही सोचती है और अब उसके अंदर एक डर और बैठ गया था कि अगर रोहित इन डायरीज को उसके पास लेकर आया है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोहित ने खुद इन डायरीज को पढ़ लिया हो। अब मैं क्या करूं? अब आयशा मारवा बस यही सोच कर घबराई जा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। रोहित को ये डायरी कहाँ से मिली है और अगर सच में बड़ी रानी ने ही उन्हें ये दी है तो इतने सालों बाद बड़ी रानी ने उसे ये डायरीज क्यों दी है? अब मुझे क्या करना चाहिए? अब सबसे पहले आयशा मारवा यही सोचती है कि क्या उसे एक बार इसके बारे में रोहित से कंफर्म कर लेना चाहिए या नहीं। यहाँ एक तरफ जहाँ पर कॉलेज का फंक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, वहीं अब सबकी लाइफ में शायद एक भूचाल सा मचा हुआ था, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर अंजलि मल्होत्रा को जहाँ खुशी हो रही थी कि उसके दोनों ही बच्चे अब उसे मिल गए थे, क्योंकि वो पेरिस में यहाँ सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उसे यहाँ पर अपनी एक बेटी भी मिल गई थी। उधर दूसरी तरफ अभी राजीव गुलेरिया की जिंदगी ऐसे नजर आ रही थी जैसे पता नहीं उसकी जिंदगी में कौन सा भूचाल आया हो। उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। इधर वैसा ही हाल कुछ आयशा मारवा का था, क्योंकि आयशा मारवा यहाँ पर उन डायरीज को लेकर बहुत ही परेशान थी कि कहीं रोहित को तो उसके पिता के बारे में सब कुछ सच ना पता चल गया हो। और इधर दूसरी तरफ इधर केल्विन को लेकर अभी रोहित की भी हाथों की मुठ्ठी अभी भी बंद थी। हालांकि अभी रोहित केल्विन को कुछ कर नहीं पाया था।